1,20,000 की जगह हमने 15,000 रुपये बचाए, 1500 बचाए पर मंथ। तो क्या अब जो है वो हम जो हमारा जो टारगेट था कि हमें 1,20,000 रुपये हमने एस्टिमेट किया कि हमें जरूरत पड़ेगी, तो क्या वो काफी है? दोबारा सोचे। तो इसका जवाब हमारे पास ये आएगा कि एक और चीज होती है जो हमें कंसीडर करनी होती है, वो होती है इन्फ्लेशन। जब आप इन्फ्लेशन को सोचेंगे तो अब अगर आपको लगता है कि आज एक चीज जो है, लेट्स से आपने कहा मैं गाड़ी खरीदूंगा, या मैं उम्रे पे जाऊंगा, या मैं बच्चों के एजुकेशन के लिए 1,20,000 बचाऊंगा, तो आपको ये भी सोचना है कि आज जो चीज 1,20,000 रुपये में हो जाएगी, वो अगले 5 साल बाद इन्फ्लेशन की वजह से 1,20,000 में आपको अवेलेबल नहीं होगी, बल्कि आपको यकीनन कुछ ज्यादा ही पैसे बचाने होंगे। तो अगेन फिर आपको जो है वो इसको रीवर्क करना होगा कि अब हमें कितने पैसे बचाने हैं। तो अगर आप किसी ऐसे एवेन्यू में डाल रहे हैं जो क्लोज टू इन्फ्लेशन है, तो फिर शायद आपको उतने ही बचाने चाहिए जितने आपको आज लगता है, और उसमें आपको सेविंग मिलते मिलते वो उसके इन्फ्लेशन को इफेक्ट को कवर कर ले। एक छोटी सी एग्जांपल हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, जो हम ये बात कर रहे हैं कि बचा के उसको इन्वेस्ट करने पे कितनी रकम बन जाती है। तो एक छोटी सी बात है कि अगर आप 10,000 रुपये पर मंथ बचाते हैं और 5 साल तक बचा लेते हैं, और उस पर 10% आपको प्रॉफिट भी मिलता है, तो आप टोटल जो एक्चुअली कैश बचाएंगे वो तो 6 लाख रुपए होगा, लेकिन जो आपकी वैल्यू होगी उस वक्त 5 साल के बाद वैल्यू हो जाएगी 7,65,000। तो तकरीबन 1,65,000 रुपए जो है आप इस पे बचा लेंगे। तो ये आपकी रकम 6 लाख की जगह 7,65,000 हो जाएगी। और यही रकम अगर आप 10,000 जो पर मंथ है, अगर आप उसको 10 साल तक बचा दें, तो ये तकरीबन 20 लाख रुपए हो जाते हैं, जबकि आपने जो एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन किया होगा वो सिर्फ 12 लाख किया होगा। तो इमेजिन करें कि आज हमें शायद 10,000 रुपये बचाना इतना भारी ना लगे, लेकिन 10 साल बाद यही रकम अगर आप उसको टाइमली इन्वेस्ट भी कर देते हैं, तो यही रकम आपकी जो है वो आपको 20 लाख रुपए देगी, विच इज अ ह्यूज अमाउंट फॉर एनीथिंग दैट यू मे वांट टू डू इन योर फ्यूचर। इसी तरह अगर आप 15 साल पे ले जाएंगे तो ये तकरीबन 40 लाख रुपए हो जाएगी, जबकि आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ 18 लाख ही सेट असाइड किए होंगे, बाकी सब आपका प्रॉफिट है इसमें। और यही रकम अगर आप 20 साल तक बचाते हैं, 10% के हिसाब से उस पर अर्न भी करते हैं 20 साल तक, तो ये 24 लाख रुपए आप सेट असाइड करेंगे, लेकिन जो आपकी रकम होगी वो 71 लाख रुपए हो जाएगी। तो ये एक इसकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। 25 साल में यही रकम 30 लाख आप बचाएंगे, लेकिन आप 1,23,00,000 रुपए बचा लेंगे। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग यही होता है कि आप बचाते रहे और उसको इन्वेस्ट करते रहे, तो आपका इम्पैक्ट ओवर द ईयर जितना टाइम ड्यूरेशन बढ़ता रहेगा, टाइम होराइजन आपका बढ़ता रहेगा, उसका इम्पैक्ट मल्टीप्लायर होगा, आपकी रकम 2 गुना और 3 गुना तक हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये इसकी पावर है सेविंग की और इन्वेस्टमेंट की और कंपाउंडिंग की। इंटरेस्ट रेट या प्रॉफिट जो आपको मिलता है वो कितना बेनिफिट दे सकता है लॉन्ग टर्म में, कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट पे भी आप अर्न करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, के पे प्रॉफिट अर्न करना। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी कि हम शायद इमेजिन ना कर सके, लेकिन ये छोटी सी रकम आपको कुछ सालों में बहुत बड़ी रकम, सिग्निफिकेंट रकम दे सकती है, रिटर्न कर सकती है, कि आप उसको फ्यूचर के अपनी किसी अनफोर्सीन या फोर्सीन एक्सपेंसेस के लिए उसको यूटिलाइज कर सके। बाकी के सेव तो करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए उसमें हमने भी डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन जो आज आपकी कीमतें जो खरीद है वो आज अगर एक एक्स है, लेट्स से 10 रुपए, तो वही रकम जो की प्राइस वो बढ़ के जो है वो 10 रुपए से 15 और 20 रुपए भी हो सकती है। हम छोटे थे तो पेंसिल जो है वो हमें 1 रुपए की मिल जाती थी या 8 आने की मिल जाती थी, और वही पेंसिल जो आज हम ले जाते तो 3, 4 या 5 रुपए की मिलती है। तो ये इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है कि हर चीज ओवर द इयर्स एक्सपेंसिव होती जाती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, तो आपने इसको डेफिनेटली अकाउंट। इसी तरह जब आप रिटायर होंगे, यानी आप अपनी एक्टिव लाइफ नहीं जी रहे होंगे, जब आपको सैलरी नहीं, उस वक्त भी आपके जो खर्चे हैं वो खत्म नहीं होंगे। तो उसके लिए भी आपको आज से सोचना है कि आप जब रिटायर होंगे तो आप कहाँ से अर्न करेंगे। यही जो आपकी छोटी छोटी सेविंग आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मंथली बेसिस पे देती रहेगी, तो आपको अपने रिटायरमेंट में सुकून से रहने की इजाजत देगी, वरना आपको बहुत आगे तक शायद मेहनत करके दोबारा कमाते रहना पड़े, आप अपने नहीं करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह पैसे जो हैं जब पड़े होते हैं आइडल, तो वो किसी काम के नहीं होते। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसको इन्वेस्ट कर दें, चाहे आप उससे सोना ही क्यों ना खरीदें, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसको कहीं ना कहीं अपने पैसे को आइडल ना रखें
और इस्लाम में भी यही हुक्म है कि आपके अगर पैसे आइडल पड़े हैं तो आपको 2.5% ज़कात देनी है, लेकिन अगर वो बिजनेस में लगे हुए या किसी और जगह लगे हुए तो फिर उस पर रूल्स चेंज हो जाते हैं। इकॉनमी में हमेशा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि पैसे आइडल ना पड़े हो बल्कि कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाए। इसी तरह ये आपके लिए ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर देते हैं। अगर आप किसी मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान में डाल देते हैं तो वो आपको कुछ ना कुछ मंथली फॉर्म में भी रिटर्न दे सकता है। अगर आपके जो करंट मीन्स हैं आपको अलाउ नहीं करते हैं तो ये भी आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकता है। इसी तरह जैसे हमने बात की कि आपके कोई दूसरे लाइफ गोल्स हैं, हज है, बच्चों की शादी है, उनकी एजुकेशन है, उसके लिए आप चाहेंगे कि आप सेव करें और उसको इन्वेस्ट करें। अच्छा जी, अब बात आती है कि कहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो हमने कुछ ये कॉमन स्ट्रक्चर्ड एवेन्यूज जो हैं वो आइडेंटिफाई किए कि जो आपने पैसे बचाए हैं, चाहे वो आप सैलरी से बचाते हैं या आप बिजनेस से बचाते हैं, उनको कहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉपुलर एवेन्यूज हैं कि आप रियल स्टेट में डाल सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं, कोई दुकान ले सकते हैं, दुकान पे आपको रेंट मिल जाए, उसकी वैल्यू भी अप्रिसिएट हो जाती है। घर ले सकते हैं अपने लिए, तो आपके घर का रेंटल का खर्चा बच जाएगा, साथ में उस घर की वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगी। इसी तरह गवर्नमेंट की बहुत सारी सेविंग स्कीम्स है, जिस पे हम आगे बात भी करेंगे, वो भी एक बहुत अच्छा एवेन्यू है, सेफ है। हमेशा गवर्नमेंट स्कीम्स जो वो उसमें जो है वो क्रेडिट रिस्क नहीं होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट उसको गारंटी करती है। इसी तरह जो बैंक डिपॉजिट्स हैं, बहुत पॉपुलर एवेन्यू हमारे यहाँ बैंक डिपॉजिट्स, आप रखो है, उसमें हम रखते हैं, उनकी भी डिफरेंट सेविंग स्कीम्स होती है। गोल्ड है, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस है, शेयर्स है, ये तमाम जो है वो एवेन्यूज हैं, कॉमन एवेन्यूज जो अवेलेबल है सोसाइटी में हमारे, जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इन पे और बात कर लेते हैं। रियल स्टेट या जो प्रॉपर्टी ज़मीन है, वो जो है हमेशा से एक पॉपुलर एवेन्यू रहा है, क्योंकि अपनी कैपेसिटी में लिमिटेड है। जो चीज़ कम होती है उसकी हमेशा डिमांड ज़्यादा होती है। ज़मीन बढ़ नहीं सकती, अपनी जगह उतनी रहेगी, तो इसलिए जो है वो उसकी डिमांड रहती है, हमेशा ही रहती है। इट्स ऑलवेज हाई इन डिमांड। टाइम टेस्टेड है, हमने देखा है हमेशा से कि वो ज़मीन जो है वो अपनी एक वैल्यू रिटेन करती है। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब वो लूज करती है, बट अदरवाइज ऑन एवरेज बाय लार्ज जो है वो ज़मीन जो है वो अपनी वैल्यू लूज नहीं करती है। और एक ये जो है हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, यानी जो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अशिया ज़र जो है वो बढ़ती जा रही है, तो ज़मीन की कीमत भी अकॉर्डिंगली बढ़ती जाती है। तो ये एक हेज है अगेंस्ट, ये प्रोटेक्शन है हमें इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। और लेकिन उसका जो वाहिद चैलेंज है वो ये है कि वो यूजुअली रिक्वायर्स लार्ज इन्वेस्टमेंट। तो आप अपने लाइफ के या करियर के इनिशियल स्टेजेस में शायद ज़मीन पे इन्वेस्टमेंट ना कर सके, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका हमेशा टारगेट होना चाहिए। लेट्स से आप कोई किस्तों पे अपार्टमेंट ले सकते हैं या कोई प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आप ग्रेजुअली उसकी एक ओनरशिप का जो प्रोसेस है उसके थ्रू अपने इसको एक्वायर कर लें, और इसको जो है वो एज एन इन्वेस्टमेंट आप जो है वो उसको ट्रीट करें। फिर चाहे आप उसको यूटिलाइज करें, पर्सनली रेंट पे दे दें, या उसको ओवर द पीरियड उसको रह के उसकी अप्रिसिएशन का बेनिफिट ले लें। तो ये एक चीज़ है रियल स्टेट के हवाले से। जो सबसे बड़ा चैलेंज है इसका, जो हम बात कर रहे हैं अगेन, कि वो लार्ज इन्वेस्टमेंट है, और साथ ही साथ ये मेक श्योर करना है कि आप सही जगह पर सही इन्वेस्टमेंट करें, उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की कोई चैलेंजेस ना हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन रियल स्टेट एक सबसे सिग्निफिकेंट एवेन्यू इन्वेस्टमेंट का। जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर एवेन्यू हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट का, वो है गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स। हम में से तमाम लोग अक्सर जब कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है, गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड है। गवर्नमेंट ने डिफरेंट नीड्स के मुताबिक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, ओल्ड एज सिटीजन्स के लिए, तमाम लोगों के लिए अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाएं, और हम सब फेमिलियर हैं। तो ये जो है वो एक सेफ और एक अच्छा एवेन्यू है आपकी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। और इसका रिटर्न यूजुअली बैंक से थोड़ा सा बेहतर ही होता है। तो इसलिए जब हमें कोई लॉन्ग टर्म स्पेशली करनी होती है इन्वेस्टमेंट, तो हम इस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स जो इसके अंदर हैं वो है सेविंग स्कीम्स होती हैं, नेशनल सेविंग स्कीम, स्पेशल सेविंग, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स, बेबूज सेविंग सर्टिफिकेट्स। ये इसमें है। थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि इस पे जो इसके जो रिटर्न्स हैं डिफरेंट, उसको भी एनालाइज कर लें। जैसे शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के। इस पे जो है आज की तारीख में जो इफेक्टिव रेट है, अगर आप 3 महीने के लिए रखते हैं तो आपको 7.72% रिटर्न मिलेगा।
अगर आप 6 महीने के लिए करते हैं तो 7.36 मिलेगा, और अगर आप जो है वो 1 साल के लिए करते हैं तो आपको 7.3% रिटर्न मिलेगा। ये शॉर्ट टर्म है, आपकी जो मेच्योरिटी है, टेन्योर है, वो उसके मुताबिक होगा। तो अगर आपने 3 महीने के लिए लगाया तो आपको 3 महीने बाद 1 लाख के ऊपर 1930 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। 6 महीने बाद अगर करते हैं तो आपको 4,680 रुपये मिलेंगे, और इसी तरह अगर 1 साल बाद उसको मेच्योर करते हैं तो आपको 7,300 रुपये मिलेंगे। अच्छा, ये तमाम रेट्स जो मैंने इसमें लिखे हैं ये सब के सब इस वक्त जो है पुराने रेट हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि डिस्काउंट रेट या पॉलिसी रेट गवर्नमेंट स्टेट बैंक ने जो है अभी 7% कर दिया है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 8% से 7% 1% कम किया है। तो इसमें भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिमिलर रिडक्शन हो सकता है अगले वीक में या उसके बाद वाले वीक में हम देखें। तो अगर आप में से कोई इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है तो नाउ इज अ गुड टाइम कि फॉरेन जाके इसमें कर दें बिफोर द इंटरेस्ट रेट्स आर फर्दर रिड्यूस्ड। इसी तरह जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स जो है वो ओल्ड एज सिटीजन जो 60 ईयर्स प्लस होते हैं उनके लिए होते हैं। इस पे हमेशा सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट होता है, और इस पे जो है एक सर्टेन लिमिट तक वैसे ही कोई टैक्स रेट सोर्स नहीं करता। बाकी सब पे जो है वो टैक्स डिडक्शन भी जो है वो हो जाती है 10% के हिसाब से, लेकिन इसके ऊपर जो है टैक्स रिडक्शन भी नहीं होती कोई भी किस्म की। और लेकिन इवेंचुअली अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो तो फिर उसमें टैक्स पर्पस के लिए चार्ज ज़रूर होता है, लेकिन गवर्नमेंट आपका कोई टैक्स नहीं काटती है। तो अगर आप ये करते हैं तो इस पे रिटर्न आपका 9.84% है, जिसका मतलब ये है कि आपको 1 लाख रुपए के ऊपर हर महीने 820 रुपए मिलेंगे। इट्स अ वेरी गुड रिटर्न। कोई बैंक इसको जो है वो आज की तारीख में इसको मैच नहीं कर सकता है, लेकिन इसकी वाहिद कंडीशन ये है कि आपकी एज जो है वो 60 ईयर्स प्लस होती है। तो हमारे अक्सर हम यही करते हैं कि हमारे घर में कोई पेरेंट्स होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनके नाम पे हम हमेशा इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं और उसका बेनिफिट लेते रहते हैं। इसी तरह रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स होते हैं 5 साल के कि हम उसमें इन्वेस्ट कर दें, वो भी हमें जो है 7.44% रिटर्न दे रहा है, यानी महीने के 620 रुपये पर लाख रुपए। तो ये भी एक अच्छा रिटर्न है। इसी तरह डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, इसमें जो है वो अगेन टेन्योर का सच कोई इशू होता नहीं है, लेकिन ये 10 साल का होता है। अगर आप इसको कम टेन्योर पे निकाल लेंगे तो आप पे पेनल्टी लगती है, रेट रिड्यूस कर दिया जाता है। लेट्स से ये 8% है, तो अगर आप 1 साल में निकाल लेते हैं फॉर एनी रीजन तो आपका रिटर्न बहुत ही कम होगा, 3% होगा। जैसे इसमें मैंने दिखाया भी है कि अगर 1 साल में निकाल लेते हैं तो आपको 3,000 मिलेंगे, और अगर आप 5 साल बाद निकालते हैं तो आपको 26,000 रुपये मिलेंगे। तो ये एक इसका नॉर्मल रिटर्न नहीं है, ये विद पेनल्टी है, क्योंकि आपका जो डिफेंस सेविंग जो नॉर्मल टेन्योर है वो 10 ईयर है। 10 ईयर्स पे अगर आप निकालते हैं तो आपको जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो 8% बनता है, 8.05%। तो आपका जो है 1 लाख के ऊपर आपको ऑलमोस्ट डबल वापस मिलते हैं, यानी 1,17,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा आपको, और 1 लाख तो 2,17,000 रुपये आपको वापस मिलेंगे 10 साल के अंदर। अच्छा जी, जो दूसरा तीसरा जो टिपिकल एवेन्यू है जो पॉपुलर है जगह जगहों पे हमारे पास, हम देखते हैं बैंक की ब्रांचेस हैं, वो बैंक डिपॉजिट्स हैं। सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट कंसीडर होता है, चूंकि ये कमर्शियल सर्विसेज हैं तो इसकी जो सर्विस लेवल है वो गवर्नमेंट के इदारों से थोड़ी बेहतर होती है। वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना भी होता है, ऑनलाइन भी नहीं है। ये बैंक डिपॉजिट में फ़ायदा यही है कि इसके ऑनलाइन प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप घर बैठे भी इसमें काम कर सकते हैं। कोई आपकी बैंकिंग नीड है उसको भी कर सकते हैं, साथ ही साथ पीएलएस अकाउंट या इस तरह के अकाउंट है तो आप उस पर कुछ ना कुछ अर्न भी कर सकते हैं। इसमें भी अगेन फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा पीएलएस अकाउंट है कि जो आपकी एक्सेस लिक्विडिटी है उस पर आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, लेकिन आप पैसे अगर लॉक इन करेंगे टर्म डिपॉजिट की सूरत में 3 साल 6 महीने 1 साल जो भी आपका टर्म है, तो उसमें फिर आपको वो रिटर्न फिक्स करके थोड़ा बेहतर रेट भी दे देते हैं। और अगेन इसमें भी जो है वो रिटायर्ड पीपल जो है वो उनके लिए भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं कि वो उनको कुछ किचन मनी वगैरह की फॉर्म में कुछ मिलता है। अच्छा जी, एक और जो पॉपुलर रेवेन्यू स्पेशली हमारी सोसाइटी में वो है गोल्ड, जो कि करेंसी का बेस्ट ऑल्टरनेट कंसीडर होता है, और आप जो है वो छोटी छोटी सेविंग करके भी जो है इसको ले सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगेन एक बहुत ही अच्छा हेज है, एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है अगेंस्ट करेंसी डिप्रिसिएशन और इकोनॉमिक डाउनटर्न या इन्फ्लेशन आप कह लें। और थोड़ा कुछ पीछे जाएं 4-5 साल पीछे तो हमने देखा था कि इसमें कुछ गोल्ड की करेंसी में डिक्लाइन आया था गोल्ड में, लेकिन अब रिसेंट टाइम्स में हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। स्पेशली अगर मैं पिछले 3 महीने में देखूं तो 10% से ज़्यादा इसमें गेन आ गया है। तो अगर 10% एक क्वार्टर का रिटर्न है फॉर एग्जांपल,
तो आप इसको अगर एनुअलाइज रिटर्न में कन्वर्ट करें तो ये 40% रिटर्न मिल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा एवेन्यू है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपके पास सेविंग्स हैं और आप नहीं कंफर्टेबल हैं बैंक में जाने में फॉर एनी रीजन, ऑल्दो आजकल इन तमाम प्रोडक्ट्स के अदर देन गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज भी अवेलेबल हैं, लेकिन गोल्ड अगेन इज सिक्योर एंड अगेन शरिया कंप्लाइंट एवेन्यू कि आप जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये इजी टू बाय सेल है, इजी टू पास ऑन है। किसी को आपने कोई देना है, कुछ करना है, तो आप उसको इजीली उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। और जो होल्डर है, बेयरर है, वो उसका टाइटल है, तो उसमें और कोई जो बैंकिंग के या और दूसरे डॉक्यूमेंटेशन के चैलेंजेस अक्सर हमारी इकोनॉमी बड़े पॉपुलर है, वो उसमें भी ये इतना ज़्यादा हमें डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ये भी हमारी कंट्री के अंदर एक पॉपुलर एवेन्यू है गोल्ड के, इसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा जी, एक जो इमर्जिंग एवेन्यू है म्यूचुअल फंड्स का, जो हम में से अक्सर लोग सुनते हैं और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा आप में से, वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। जब आप फॉर एग्जांपल इसका एक ऑल्टरनेट हमारी सोसाइटी में वीसी डलती है कि जी आप किसी को पैसे देते हैं, वो सबके पैसे जमा करता है और वीसी निकलती है वो उसको दे देते हैं। लेकिन वीसी में जो है आपको इवेंचुअली जितने पैसे आप देते हैं उतना ही मिलता है। जो आपका जो जिसके पास आप रखवा रहे होते हैं वो ऐसा नहीं करता है कि उसको जो कहीं बैंक में रखवा दे या कुछ कर दे, बल्कि मंथली बेसिस पे वो कुरानंदाजी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज जितने आपने इन्वेस्ट किए वही आपको मिलते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपको नहीं मिलता है। लेकिन अगर जो है वो आप म्यूचुअल फंड में रखवा रहे तो यहाँ पर ये इन्वेस्टर्स की एक पूलिंग करते हैं, बकेट्स बनाते हैं। लेट्स से अगर बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने कहा मुझे 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, जब इनके पास ये रकम आ जाती है तो वो करोड़ों में हो जाती है और फिर बल्कि अरबों में हो जाती है। और वो रकम जब ये बैंक के पास डिपॉजिट्स के लिए लेके जाते हैं तो बैंक्स उनको एक टिपिकल कस्टमर जो कि 10-15 हज़ार या लाख में भी लेके जाते हैं उससे बहुत अच्छा रेट देते हैं। और उनके पास प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं, वो बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि उनको जो है किसी बैंक में जाना है या गवर्नमेंट की स्कीम्स में जाना है या किसी और ऐसी स्कीम में जाना है जो ल्यूक्रेटिव है। अगेन इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स के टाइप्स हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट के टाइप के अंदर रहते हुए वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर डे नाइट उसको प्रोफेशनली भी क्वालिफाइड होते हैं और अदरवाइज मार्केट को भी कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, तो वो उसके मुताबिक वो फैसले करते हैं। और एक लेमैन जिसको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है उससे बेहतर तौर पर वो उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। तो फिर उस सूरत में जो है वो आपकी रकम, लेट्स से अगर आप अपने बैंक में रखवाने जाएंगे तो आपको शायद 6 या 7% मिले, लेकिन ये जब करोड़ों और अरबों की रकम लेके बैंक के पास जाते हैं तो बैंक उनको हमारे मुकाबले में, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के मुकाबले में बेहतर रिटर्न देते हैं। और वो रिटर्न इवेंचुअली म्यूचुअल फंड्स जो है वो पास ऑन कर देता है इन्वेस्टर्स को। जैसे कि मैंने कहा कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं, प्रोफेशनल बॉडीज हैं जो कि वॉल्यूम पे काम करती हैं, एक नॉमिनल सी उनकी परसेंटेज में फीस होती है, बट स्टिल इट आउट परफॉर्म्स द टिपिकल वे दैट वी कैन गेट ऑन आवर इन्वेस्टमेंट। और इसके डिफरेंट एवेन्यूज हैं जिसमें जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो स्टॉक मार्केट में भी करते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो TFCs होते हैं जैसे एंग्रो रुपया सर्टिफिकेट था या वापडा बॉन्ड्स है, इस तरह के एवेन्यूज में करते हैं, गोल्ड में भी करते हैं, बैंक डिपॉजिट में भी करते हैं। ये तमाम एवेन्यूज के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स हैं। जैसे इनकम फंड होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ बैंक डिपॉजिट्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में करेंगे। स्टॉक्स फंड्स हैं वो स्टॉक मार्केट में करेंगे। तो जो इन्वेस्टर है वो अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक और अपने अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक उसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। गोल्ड फंड है, इस वक्त एक ही गोल्ड फंड है वैसे तो, लेकिन गोल्ड फंड भी है। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप और आप चाहते हैं कि घर में ना रखना पड़े तो आप गोल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से जो जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट नीड्स और इन्वेस्टर प्रोफाइल के मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट्स इनकी अवेलेबल है, और आप अपनी असेसमेंट के मुताबिक जो एक आपको म्यूचुअल फंड कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव वो आपको हेल्प भी करते हैं अपने गोल्स को और जो रिस्क प्रोफाइल है उसको असेस करने के लिए, और फिर उसके बाद वो आपको बताते हैं कि जी आपके लिए प्रोडक्ट बेहतर रहेगा। उस बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो बेनिफिट है वो ये है कि आप बहुत ही छोटी रकम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर महीने 500 रुपए इन्वेस्ट करूँ, ये 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जा सकती है। दूसरा इसका फायदा ये है कि इट कैन बी इजीली लिक्विडेटेड। इसमें कोई जिस तरह के हमने देखा कि बैंक्स में भी और गवर्नमेंट स्कीम्स में भी अक्सर जो है वो उसकी एक
टाइम ड्यूरेशन होती है कि आपने 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए या साल के लिए 10 साल के लिए इसको रखना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप पैसे डालें और आपको 1 हफ्ते बाद भी निकाल दें तो आप उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि आपको अगर लेट से कोई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स में जाना है, आपने TFCs वाले फंड्स में जाना है जो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपकी प्रायर नॉलेज होना जरूरी नहीं है, बल्कि फंड मैनेजर उसको आपके बिहाफ पे मैनेज करेगा और आपको जो रिटर्न है वो इसी तरीके से मिल जाएगा जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का है। साथ ही साथ इसमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड होती है। जब हम करते हैं तो हम जो है वो एक ही बैंक या एक ही लेट्स से स्टॉक फंड है तो एक ही फंड में डालेंगे, लेकिन ये जो है वो डाइवर्सिफाई करते हैं। जब ये एक इनकम फंड में जाते हैं तो ये मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर उनके जो है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको रेगुलेट करता है और उसके मुताबिक जो है वो उसको डाइवर्सिफाई करते हैं कि किसी एक जगह पे 10% ऑफ द फंड साइज जो है वो इन्वेस्ट ना हो। तो ऑटोमेटिकली जब वो डाइवर्सिफाई करते हैं तो ये डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए हो जाती है। इसी तरह से एक बहुत बड़ा फायदा जो हमारी टिपिकल जो सैलरी क्लास है वो उठाती है इससे, वो है टैक्स क्रेडिट का। कि जो आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स कट रहा होता है, लेट से आपकी सैलरी के ऊपर 1 लाख रुपए के ऊपर 10% टैक्स कट जाता है, तो अगर आप जो है वो 1 लाख का 20%, आपकी सैलरी का 20% तक जो है वो आप इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके जो आपका टैक्स रेट है उतना ही आप सेव कर सकते हैं। तो लेट से आपने लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको 20,000 रुपए आपका एम्प्लॉय जो है टैक्स कम काटेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो आपको टैक्स क्रेडिट की फॉर्म में मिलता है। एक और चीज जैसे मैंने बताया कि इसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट करता है, साथ ही साथ CDC का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ SECP इसमें जो है वो हर फंड मैनेजर को एक ट्रस्टी अपॉइंट करना होता है जो फंड्स की मूवमेंट को मॉनिटर करता है और ट्रैक करता है और अप्रूव करता है। यानी आपकी जितनी भी रकम होती है वो डायरेक्टली फंड मैनेजर के पास नहीं जाती, बल्कि वो CDC के कंट्रोल में एक बैंक अकाउंट होता है उसमें जाती है। बेसिकली इट्स नॉट CDC, इट्स अ ट्रस्टी, बट पाकिस्तान में मोर देन 90% बल्कि 95% फंड्स जो हैं उसका ट्रस्टी CDC ही है। तो ये तमाम फंड्स जो है वो CDC जो है वो मॉनिटर करता है कि वो जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है उसके मुताबिक इन्वेस्ट हो रहे हैं, और अगर कोई इन्वेस्टर वापस ले जाना चाहता है तो उसकी भी जो है वो जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो, उसमें कोई फ्रॉड ना हो सके, तो उसके लिए उन तमाम ट्रांजेक्शन को वेरीफाई जो CDC कर रहा होता है। तो ये एक एडिशनल कंफर्ट है आपके लिए कि इसमें जो है कोई थर्ड पार्टी पे अक्सर कभी कोई तरह के फ्रॉड हो जाते हैं, लेकिन इस केस में एक ट्रस्टी भी इन्वॉल्व होता है, तो आपके लिए डबल प्रोटेक्शन है इसमें। अच्छा जी, जो कॉमन टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं, ऑल्दो इसकी बहुत सारी कैटेगरीज बन गई हैं ओवर द पीरियड, बट टिपिकल कॉमन टाइप्स हैं वो है इनकम फंड। जैसे कि मैंने बताया था, इनकम फंड या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या बैंक्स में करती हैं इन्वेस्टमेंट। तो इसमें जो है वो क्रेडिट रिस्क का ऐसा कोई रिस्क नहीं होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बैंक्स में पैसे होते हैं, ना इसमें कोई मार्केट रिस्क होता है, कोई स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशन का इस पे इम्पैक्ट कोई नहीं आता है। एक और कैटेगरी जो है वो है एसेट एलोकेशन फंड्स। एसेट एलोकेशन में ये होता है कि जो फंड मैनेजर है आपके कुछ पैसे जो है वो स्टॉक मार्केट में लगाता है और कुछ पैसे जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बैंक डिपॉजिट में लगाता है। तो इस तरह आपकी जो रकम है वो 100% जो स्टॉक में नहीं जाती, बल्कि 50 या 60% या 30% अकॉर्डिंग टू द फंड मैनेजर्स आउटलुक ऑफ द मार्केट जो है वो अपने फंड्स को एलोकेट करता है। और उसमें ये होता है कि आपकी 100% एक्सपोजर जो है वो स्टॉक्स में नहीं होता है, बल्कि लिमिटेड होता है। अच्छा, कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो चाहते ही हैं कि हम जो स्टॉक फंड्स में इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट में जो बेनिफिट अक्सर हिस्टोरिकली रहा है, और पिछले 2-3 साल जो है वो हमारे लिए कुछ अच्छे नहीं रहे बिकॉज ऑफ बोथ इंटरनल पॉलिटिक्स और मैक्रो लेवल इशूज, बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन ये है कि एज अ होल अगर हम देखते हैं, स्टॉक मार्केट हैज बीन अ ल्यूक्रेटिव रेवेन्यू, जिसपे हमेशा आउट परफॉर्म किया है बाकी रेवेन्यूज को। तो लोग चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता है। तो आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ के आप जो है वो डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्ट्रिप्स लें। अगेन इसमें यही फायदा होता है कि वो भी एक तो रिसर्च करके स्ट्रिप्स बाय करते हैं, और वो भी किसी एक स्ट्रिप पे नहीं करते। अगर आपके पास लेट से 5,000 या 10,000 या लाख है, तो आप शायद 1 या 2 स्ट्रिप्स में या 3 स्ट्रिप्स में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। लेकिन जब ये फंड इन्वेस्ट करता है तो वो जो है 40 या 50 जो स्टॉक फंड्स में करता है, स्टॉक के शेयर्स में करता है। तो इसलिए जो है वहां पर भी आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाती है, और आपकी एबिलिटी हो जाती है कि आप उसमें मल्टीपल फंड्स में, जिसपे आप अदरवाइज उसके लॉट को आप नहीं खरीद सकते, वो इस रकम से आप ऑटोमेटिकली उसमें एक पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। इस इक्विटी फंड्स के अंदर भी फर्दर फिर आजकल प्रोडक्ट्स आ गई हैं, सब प्रोडक्ट्स आप कह सकते हैं,
कि वो जो है फाइनेंशियल सेक्टर फंड होंगे जो सिर्फ बैंक्स में करेंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में करेंगे। इसके अंदर जो है वो एनर्जी फंड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी रिलेटेड, पेट्रोलियम है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह कोमोडिटी फंड हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो है वाहिद जो फंड है वो गोल्ड का ही है। पहले कुछ और आए थे लेकिन वो इस तरह से कामयाब नहीं हुए तो वो रोल बैक हो गए। इसी तरह कैपिटल प्रोटेक्टेड फंड्स का आपने नाम सुना होगा, या 2 या 2.5 साल के लिए आते हैं। उसमें आपको वो फंड जो है गारंटी करता है कि ऑल्दो वो स्टॉक में इन्वेस्ट जरूर करेगा, लेकिन वो इस तरीके से इन्वेस्ट करेगा कि आपका जो कैपिटल है, इनिशियल कैपिटल, लेट्स से आपने 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट किए, तो वो 1 लाख आपको वापस मिलेगा चाहे स्टॉक मार्केट इस दौरान नीचे क्यों ना आ जाए। इस तरह के फंड्स भी होते हैं जिसमें आप अगर स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न आ रहा है तो आपका रिटर्न जो है बैंक डिपॉजिट से अच्छा होगा, लेकिन साथ ही साथ आपका कैपिटल प्रोटेक्शन आपको मिलेगा जो कि स्टॉक फंड में अदरवाइज अवेलेबल नहीं होता है। अगर आपने स्टॉक फंड में इन्वेस्ट किया और स्टॉक मार्केट 20% नीचे आ गई है इंडेक्स, तो आपका भी जो है वो 20 नहीं तो 18 और किसी किसी के 22%, 25% भी नीचे आ सकता है अकॉर्डिंग टू फंड मैनेजर्स चॉइस ऑफ स्टॉक्स। लेकिन कैपिटल प्रोटेक्टेड में आपका ये रिस्क फंड मैनेजर खुद मैनेज करता है और हैंडल करता है। कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं स्टॉक फंड में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। एक तो ये कि आपने शायद सुना हो VPS प्रोडक्ट्स, इसका एक वेरिएंट है जिसका मतलब होता है वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स। तो वॉलंटरी पेंशन स्कीम जो है वो एक तरह से एक रिटायरमेंट स्कीम है, एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट है, और वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 1 या 2 साल या 5 साल या 10 साल वालों के लिए नहीं है, बल्कि ये इसलिए है कि अगर आप लेट से अपनी रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना चाहते हैं तो आप उसमें एक प्लान बना सकते हैं कि आप हर महीने लेट से 5,000 या 10,000 जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं वो करते रहें, लेकिन आप उसको निकाल नहीं सकते। अगर आप निकालने जाएंगे तो गवर्नमेंट ने इसको जो है वो उस पर इस तरह से रखा है कि आप पे जितनी अमाउंट आप निकालेंगे उस पर आपका जो टैक्स रेट है, जो स्टैंडर्ड आप पे लगता है, वो आपको लग जाएगा। तो इट्स नॉट एडवाइजेबल कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करें, बल्कि आप इसको लॉन्ग टर्म ही रखें कि जब आप रिटायर हो जाएं उस वक्त आप उसमें से 50% फौरन निकाल सकते हैं और बाकी आप जो है पेंशन की सूरत में हर महीने थोड़ा थोड़ा करके निकाल सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो है वो आपके पैसों पे जब आप डिविडेंड निकालते हैं या रिडेम्पशन करते हैं तो अगर आपको जो कैपिटल गेन होता है उस पर टैक्स लगता है, लेकिन VPS में कोई किसी भी किस्म का टैक्स नहीं लगता है। आपके रिटायरमेंट तक के पैसे जितने हैं उस पर जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, आप बैंक डिपॉजिट पे भी आपको टैक्स लगता है, लेकिन VPS पे आपका कोई टैक्स नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि म्यूचुअल फंड में अक्सर जो है आपने अगर इन्वेस्टमेंट की हो तो आपको एक सेल्स एजेंट जो है फ्रंट एंड लोड चार्ज करता है, जो कि इंश्योरेंस में भी लगता है, जो कि आपको जो है वो जो आपको जो सेल्स एजेंट है उसकी एक फीस है फॉर एडवाइजिंग यू और फॉर द कंसल्टेशन। लेकिन इसमें भी जो है वो SECP ने एक सर्कुलर इंट्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर एक इन्वेस्टर खुद एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC जो कहती है, AMC के ऑफिस जाके आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करें तो आप पर फिर जो है वो लोड नहीं अप्लाई होगा। तो आप जो है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको लोड ना लगे तो आप जो है किसी भी AMC जो आप सेलेक्ट करते हैं, इसमें मल्टीपल हैं, आप नाम सुने होंगे, NBP फंड है, UBL फंड है, मीज़ान फंड है, मीज़ान इन्वेस्टमेंट, ये तमाम जो है वो डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स हैं और उसमें आप ऑफिस विजिट करके लोड सेव कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो साथ ही साथ आपको जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है उतना एक इंश्योरेंस कवर भी आपको देते हैं। तो ये एक वैल्यू एडेड सर्विस है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ये भी इसमें ज़रा पूछ सकते हैं इन्वेस्टमेंट करते वक्त जी इसमें इंश्योरेंस ऑफर हो रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, इसी तरह जो कैपिटल प्रोटेक्टेड प्लान्स की हमने बात की थी, इसमें ये ज़रूरी है कि जब आप ये इन्वेस्टमेंट करें तो आप ये समझें कि उसमें जो है वो चूंकि वो आपको कैपिटल प्रोटेक्शन ऑफर कर रहे होते हैं तो उसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है जो यूजुअली 2 से 2.5 साल होता है, हर फंड का अलग होता है। तो आपके लिए ज़रूरी है जानना कि जब आप कैपिटल प्रोटेक्टेड प्लान्स में जा रहे हैं तो आप जो है उसमें ये समझ लें कि उसका जो कैपिटल प्रोटेक्शन पीरियड है वो कितना है, क्योंकि उससे पहले अगर आपने निकालने की कोशिश की तो ना सिर्फ ये कि आपका उसमें कैपिटल गारंटीड नहीं होता, बल्कि साथ ही साथ उसमें एक प्री मेच्योर इनकैशमेंट की एक पेनल्टी भी लगती है जिसको बैक एंड लोड कहा जाता है या एग्जिट लोड कहा जाता है, तो वो भी लग जाएगा। तो कोशिश करें ऐसे प्लान में आप उसी वक्त जाएं जब आप एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ जा रहे हैं, जो उसका एक मेच्योरिटी पीरियड है उतने टाइम तक जो है आप इसको अपने पास इसको रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं।
अच्छा जी, इसी तरह इंश्योरेंस प्लान जो है वो भी एक एवेन्यू है, ऑल्दो इट्स नॉट अ टिपिकल इन्वेस्टमेंट प्लान पर से, बट इसमें ये होता है कि आप जो है वो अपने अनफोर्सीन लॉसेस को कवर कर रहे होते हैं, या आप अपनी लाइफ के जो लॉसेस हैं, फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस होती है कि आप ये कह रहे हैं कि जी आज तो मैं अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, लेकिन खुदा ना खास्ता मेरे साथ कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसकी वजह से मैं माजूर हो जाता हूँ या मैं इंतकाल कर जाऊं, तो उस सूरत में जो आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो किसी तरीके से मोहताज ना हो, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी उनको एक ऐसा एक लमसम प्रीमियम दे दे, या एक ऑनगोइंग एक एन्युटी की फॉर्म में, पेंशन की फॉर्म में कुछ ना कुछ मंथली उनको कंट्रीब्यूशन मिलता है कि वो तकलीफ में ना आए। तो वो आपका ऑल्दो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कि अगर आप ना हो या आप किसी वजह से कमाने के लायक ना रहे, तो वो आपको इसी तरीके से आपकी सेव जो अर्निंग्स है उसको कुछ हद तक मीट करने में हेल्प करता है। दूसरी बात यह है कि ये अक्सर लोग कहते हैं कि ये सट्टा है या गैम्बलिंग है, तो ये एज सच इट्स नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स अ कोऑपरेटिव व्हीकल फॉर शेयरिंग ऑफ रिस्क। आप जो है वो बहुत सारे कलेक्टिव इन्वेस्टर्स आके जो है वो इसमें रिस्क अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ लोग अच्छी बात है कि उनको इसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ती वो इंश्योरेंस क्लेम करने की, लेकिन कुछ लोगों को जरूरत पड़ती है। तो जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो जरूरी नहीं है कि आपको हेल्प करे, लेकिन जो जिसके साथ खुदा ना खास्ता वो हो जाता है ऐसा कोई वाकया, तो वो उसको हेल्प हो जाती है। तो इट्स अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यू जिसमें जो है रिस्क शेयर करते हैं आप लोग, और इसमें भी जो है वो न सिर्फ कन्वेंशनल बल्कि शरिया कंप्लाइंट एवेन्यूज भी अवेलेबल हैं। बहुत सारी पाकिस्तान में जो है तकाफुल कंपनीज हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट इंश्योरेंस प्लान भी ऑफर करते हैं। तो इट्स नॉट समथिंग विच इज इलीगल और विच इज फॉरबिडन इन आवर रिलीजन। तो ये भी अच्छा एक ऑप्शन होता है आपके लिए। इंश्योरेंस प्लान के हवाले से भी कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो आई थॉट कि आपको पता होनी चाहिए। एक तो एक इसमें भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपकी कवरेज और इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करते हैं। अगर आप मैक्सिमम कवरेज की तरफ जाना चाहते हैं कि जी ठीक है मैं तो महीने के 1 लाख रुपए दूंगा, लेकिन मुझे जो कवरेज चाहिए वो जो है मुझे 5 करोड़ की चाहिए, तो फिर जो है आपका जो प्रीमियम होगा वो उसका मेजर पोर्शन जो है वो आपका इन्वेस्ट नहीं होगा, बल्कि वो कवरेज की तरफ से फ्यूचर कवरेज को फाइनेंस करेगा। और अगर आप फॉर एनी रीजन वो यानी कि कोई हादसा नहीं होता है और आपको वो रकम इवेंचुअली वापस मिलती है, तो वो उसमें जो इन्वेस्ट होता रहता है हर साल कंट्रीब्यूशन के वक्त, वो रकम कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा प्लान लेते हैं जिसमें आपकी कवरेज कम हो और इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, तो लेट्स से 70% तक आपका जो है वो इन्वेस्ट हो जाएगा शुरू पहले साल में। वो ग्रेजुअली ये रकम भी बढ़ती जाती है परसेंटेज वाइज। लेकिन जैसे जैसे आप कवरेज बढ़ाएंगे, लेट्स से आपने कहा मुझे कवरेज बहुत ज्यादा चाहिए, तो हो सकता है आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो आपका सिर्फ 30,000 एक्चुअली इन्वेस्ट हो, बाकी 70,000 उस कवरेज के लिए वो जो है वो फी के तौर पे चार्ज हो जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आप इसमें एक बैलेंस स्ट्राइक करें कि आपने कवरेज और अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट दोनों को देखना है। तो ये एक चीज है जो आप अपने एजेंट से समझेंगे जो भी आपको पॉलिसी सेल करने आ रहा है, और आप उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट ऑप्शंस को डिस्कस करने के बाद आप फैसला करेंगे कि आपने अपनी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक और अपने ऑब्जेक्टिव के मुताबिक उस पर जाएं। अच्छा, इसी तरह इसमें जो कमीशन होता है, जो मैंने कहा सेल्स कमीशन है, वो भी वेरी करता है। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज का जो कमीशन रेशियो है बहुत हाई है, उनके रिटर्न भी हाई होते हैं लेकिन उनका रेट भी हाई होता है। तो वो 30% तक पहले साल में, और फिर दूसरे साल में 20%, और फिर इसके बाद इस तरह से 3-4 साल तक वो आपकी बहुत ज्यादा होगी। तो उसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट का ब्रेक इवन पॉइंट है वो थोड़ा लेट आता है। लेट्स से अगर आपने 5 साल में 5 लाख रुपए डाल दिए, तो 5 साल बाद चलो उसकी वैल्यू 5 लाख ही होगी, क्योंकि वो कवरेज से के सिलसिले में या इंश्योरेंस के जो आपका जो कमीशन है उस सिलसिले में बहुत ज्यादा डिडक्शन हो जाती है। लेकिन कुछ कंपनी जिसमें पहले साल में जो है वो सिर्फ 10% हो, परसेंट हो, और उसमें जो है वो कवरेज पे भी इम्पैक्ट आता है, लेकिन वो बेसिकली उनकी कमीशन पॉलिसी भी होती है जो उसको पॉजिटिव देती है। यूजुअली जो शरिया कंप्लाइंट या तकाफुल इंश्योरेंस है उन्होंने थोड़ा सा अग्रेसिव रखा हुआ है, तो उनके कमीशन कम है कंपेयर टू जो कन्वेंशनल ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि आप उसको देखें, उसके रिटर्न्स को भी देखें, उनके प्लान्स को भी देखें, 2 या 3 इंश्योरेंस कंपनीज के एजेंट से मिलें, और उसके बाद आप फैसला करें कि किसका कमीशन रेट ज्यादा है, कम है, किसके रिटर्न्स बेहतर हैं, और उसके मुताबिक आप फैसला करें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं।
अच्छा, इसी तरह इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट के भी प्लान्स बनते हैं, जैसे कि हमने स्टॉक फंड में देखा कि इनकम फंड लो रिस्क है, फिर मॉडरेट जो है एसेट एलोकेशन है, फिर उसके बाद अग्रेसिव जो है वो स्टॉक फंड है। इस तरह यहाँ भी प्लान्स बनते हैं और वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपकी हो रही होती है इंश्योरेंस की, वो उसी तरह से इन्वेस्ट होती है। तो ये भी आपसे अक्सर पूछे बगैर वो अग्रेसिव सेलेक्ट कर देते हैं ताकि जल्दी से आपकी रकम ब्रेक इवन पे आ जाए। लेकिन जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट के हालात, तो वो इंश्योरेंस फंड्स भी जो है वो उनका ब्रेक इवन नहीं आया पिछले 3 सालों में, क्योंकि बजाय इसके कि वैल्यू बढ़ती इन्वेस्टमेंट की, वो कम हो गई है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने एजेंट से क्लियरली उसको डिस्कस करें और उसके बाद ही उसमें जो है वो इन्वेस्ट करें और प्लान सेलेक्ट करें। अच्छा जी, जो एक और एवेन्यू जो है वो सुना बहुत है हम सब ने, लेकिन हो सकता है हमने डायरेक्टली कभी इन्वेस्ट ना किया, स्टॉक्स या शेयर्स। हर कंपनी को जो है वो एक बेसिकली जब वो कंपनी जाती है और डिसाइड करती है कोई स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट करना चाहती है, तो फिर जो है उसकी ओनरशिप को जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, और वो शेयर्स जो है वो पब्लिकली परचेज और सेल के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त हमारे पास एक ही स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पर ट्रेड हो रहे होते हैं। और ऑल्दो कोई छोटी शेयर होल्डिंग परसेंटेज जो है वो आपको उसका डायरेक्ट कंट्रोल उसके डिसीजन मेकिंग में नहीं देता है, लेकिन जब साल के आखिर में उसके प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो वो आपको जरूर मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो ये एक अच्छा एवेन्यू है कि आप समझते हैं कि लेट से आप फोर्सी कर रहे हैं कि जी फॉर एग्जांपल ऑयल प्राइसेस वापस बढ़ जाएंगे और ऑयल कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, या एनर्जी जो है वो एनर्जी के हवाले से जो पावर जनरेशन कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या सीमेंट की कंपनीज में करना चाहते हैं, या फूड की उसमें करना चाहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उन तमाम कंपनीज के शेयर्स अवेलेबल हैं। आप उन कंपनीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और उसके साथ साथ उसके इंडस्ट्री के आउटलुक को, फिर उसके बाद आपके कंट्री के आउटलुक को, उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और फिर जो है वो अकॉर्डिंगली उसके डिविडेंड की फॉर्म में या कैपिटल गेन की फॉर्म में आप उसका फायदा उठाते हैं। इसमें जो है वो कैपिटल ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन में होता है। शॉर्ट टर्म में इसमें वॉलेटिलिटी होती है, वो आपको देखना होता है, लेकिन आपको ईयर ओवर ईयर पे डिविडेंड की फॉर्म में मिलता रहता है। जो अच्छी कंपनीज है, कैश रिच कंपनीज है, वो अक्सर डिविडेंड देती रहती हैं क्वार्टरली या एनुअली, तो वो भी आप देख सकते हैं और डिसीजन मेकिंग के वक्त उसको कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह जो है इसका एक फ़ायदा ये भी है कि वो जो है आप उसको किसी भी वक्त मार्केट में जो है, चूँकि वो हर वक्त डेली बेसिस पे सेल हो रहा होता है, तो आप प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे, ये नहीं कि जितने इन्वेस्ट किए आप उतने ही मिलेंगे, हो सकता है मार्केट किसी वजह से नीचे आ जाए, कोविड-19 आया उसकी वजह से, या पिछले हुकूमत में जब एकदम से जो है वो एक पॉलिटिकल इशू हुआ और पानामा लीक्स के बाद जो है वो हुकूमत को जो है वो गिराया गया, तो उसकी वजह से भी मार्केट एकदम से नीचे आ गई। तो ये तमाम चीज़ें कुछ ऐसे एक्सटर्नल इवेंट्स हैं जो रिगार्डलेस ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस जो है एकदम से आपके जो मार्केट की प्राइस है उसको नीचे लेके आ सकती है, लेकिन किसी भी वक्त आप उसको प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस को लिक्विडेट करके बाहर आ सकते हैं। क्या रिस्क है इसके, जैसे कि मैंने कहा कि इसके मल्टीपल डायमेंशंस में इसके रिस्क होते हैं। जो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस है मुल्क की हो रही है, आपकी जो इन्फ्लेशन हाई है उस वजह से भी इसका स्टॉक मार्केट की प्राइसेस इम्पैक्ट होते हैं। आपकी पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं उस पर भी होता है, और कंपनी स्पेसिफिक भी होते हैं, साथ ही साथ सेक्टर स्पेसिफिक भी होते हैं। जैसे हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस जो एकदम सडनली नीचे आ गए, तो जो ऑयल में इन्वेस्टेड कंपनी थी उनको डेफिनेटली हिट लगी, लेकिन कुछ कंपनी स्पेसिफिक हिट्स होती हैं, किसी भी वजह से कोई ऐसा इशू आ जाता है, वो कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन या उसके जो प्रोडक्शन है या कोई और चैलेंज आ जाता है, तो उन इवेंट्स में भी जो है कंपनी में उनके प्राइसेस में, शेयर प्राइसेस बहुत ज़्यादा वॉलेटिल, वैसे इंट्रिंसिकली बाय नेचर जो है वो उसमें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन होती है। आप जो है शेयर होल्डर्स जो हैं वो इसके रेजिजुअल बेनिफिशियरी होते हैं इन केस ऑफ लॉसेस, यानी कि अगर कोई कंपनी लॉस में जाना शुरू हो जाती है, तो पहले सबसे पहले जो है इस कंपनी जिससे लोन लिया उनको पहले पैसे वापस होंगे, गवर्नमेंट के ड्यूज हैं उनको वापस होंगे। सबसे तीसरी चीज ये कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आउटसाइड कंट्रोल जो है वो हो सकती हैं। कोई बैड न्यूज आ गई, गवर्नमेंट की पॉलिसी से बहुत ज्यादा हो सकता है, नेचर की वजह से हो सकता है, कैलेमिटी हो सकती है, 9/11 हुआ एकदम से, वहां पर इंश्योरेंस कंपनी को सेटलमेंट देनी पड़ी, कोई भी चीज हो सकती है, कोई ऐसा इवेंट इफेक्ट शेयर प्राइसेस। तो वो ये बहुत ज्यादा रिस्क अटैच्ड है, लेकिन उसके साथ साथ हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड वाली बात है कि इसमें जो है रिवॉर्ड भी थोड़ा ज्यादा होता है।
तो फिर इस सूरत में लोग अक्सर यही कहते हैं कि क्या इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट इज रिस्की या किसी और एवेन्यू में, तो आंसर है इसके इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिस्की, द इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट्स विदाउट प्रॉपर नॉलेज इज रिस्की। आप जब एक अपने रिस्क को समझ के कि स्टॉक मार्केट में मुझे 30 या 40% भी लॉस हो सकता है, आप जब ये समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर वो आप उसको, अगर आपको पता ही नहीं है, आपने लेट्स से कोई कर दी इन्वेस्टमेंट और बाद में वो नीचे आ गया और फिर आप लड़ रहे हैं और लोगों को ब्लेम कर रहे हैं या और दूसरे रेगुलेटर को ब्लेम कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। यू मस्ट अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ एनी प्रोडक्ट बिफोर यू इन्वेस्ट इन इट। हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल बैरियर टाउन में ये कुछ हो गया, हर इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई ना कोई रिस्क होता है, लेकिन आपको उस रिस्क को समझना होता है, उसके मुताबिक अपने डिसीजन लेने होते हैं कि क्या आपका रिस्क एपेटाइट इतनी है कि आपको इन्वेस्ट कर सकें, उसके रिस्क को समझें और फिर उसके बाद इन्वेस्ट करें, तो वो फिर आप उसको रिस्क को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, बेहतर मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये एक हमारा सा एक जो मैंने शुरू में कहा था कि कंपैरिजन बनाया है, जिसमें हमने डिफरेंट एवेन्यूज हैं उस पर हम देखते हैं कि क्या रिटर्न रहे हैं उनके हिस्टोरिकली। तो अगर स्टॉक मार्केट का देखें, हिस्टोरिकली इट हैज बीन अ वंडरफुल एवेन्यू। फाइनेंशियल ईयर 2013-14 दिन मार्केट में इसमें ग्रोथ आई थी स्टॉक फंड्स में, 17 तक ये काफी पॉजिटिव रहा, 23% भी दिया, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 18, 19 और अगेन 20 भी जो है लॉस मेकिंग ईयर्स, और उसकी वजह से जो इसका हिस्टोरिक रिटर्न है जिसको आप यहाँ देखेंगे 10 इयर्स कंपाउंडिंग एवरेज या एनुअलाइज ग्रोथ रेट जो है वो 10 साल का एवरेज ग्रोथ रेट जो है इसका वो 17% रहा है। ऑल्दो इट इज स्टिल द हाईएस्ट, बट इसका जो है वो हिस्टोरिकली 2-3 साल पहले तक इसका हिस्टोरिक रिटर्न जो है वो 25% होता था, अब जो रिड्यूस होकर 17% हो गया बिकॉज ऑफ रीसेंट लॉसेस। गोल्ड जो है हिस्टोरिकली इसने जो है वो उतार चढ़ाव देखा है, 2010 में 41% भी ग्रो हुआ है, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा फाइनेंशियल ईयर 13 में, 15 में, 17 में ये नेगेटिव भी हुआ है, फिर 19 में आप देखें फिर इसने 51% इसने ग्रो किया है, और अभी 20 में भी जो है वो इसका एक अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ होगी। जब 30 जून 2020 क्लोज होगा तो उसके भी हम देख सकेंगे। इसी तरह डिफेंस सेविंग भी जो है हिस्टोरिकली एक अबव इन्फ्लेशन एक अच्छा एवेन्यू रहा है कि वो इन्फ्लेशन को बीट करने में या उसको मीट करने में जो है वो अच्छा एक एवेन्यू है, और उसका एवरेज ग्रोथ जो है वो पिछले 10 सालों के अगर हम निकालें तो वो 10% है। और अगर हम गवर्नमेंट के 10 ईयर्स के बॉन्ड्स जो PIBs कहलाते हैं उसमें अगर इन्वेस्ट करें तो उसका भी सिमिलर रिटर्न है, और उसका एवरेज रिटर्न 11% रहा है। इसके सामने अगर हम इन्फ्लेशन को रखें तो इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 8% रही है हिस्टोरिकली। फाइनेंशियल ईयर 10, 11 और 12 में वो डबल डिजिट में थी, 20 में भी काफ़ी हाई है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ईज आउट हो रहा है। इसी तरह 6 मंथ्स के ट्रेजरी बिल्स हैं, उसका भी रिटर्न ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन के बराबर है, और बैंक डिपॉजिट भी जो है वो यूजुअली उसको इन्फ्लेशन के ट्रेंड को फॉलो करता है, और इसमें जो है वो उसको इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने में या मीट करने में वो हेल्प करता है। तो ये एक ओवरऑल आपके सामने पोजीशन है डिफरेंट एवेन्यूज की। इसमें आप देखेंगे बिकॉज इट्स नॉट एन स्ट्रक्चर्ड सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है, कोई एक यूनिफाइड उसका कोई इंडिकेशन नहीं है, बट अदर देन सारे जो एवेन्यूज हैं उसका हमने बताया है। तो एनीथिंग विच मीट्स और बीट्स द इन्फ्लेशन रेट इज अ गुड एवेन्यू फॉर यू टू एटलीस्ट मेंटेन योर कॉस्ट ऑफ लिविंग या कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो है लॉन्ग टर्म में आपकी करेंसी या सेविंग्स अपनी वैल्यू लूज ना करे। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी जो भी सेविंग है उसको इनमें से किसी भी एवेन्यू में जरूर इन्वेस्ट करें, ताकि आप अपनी वैल्यू ऑफ पीरियड, ये ग्राफिकल फॉर्म 8% एनीथिंग अबव इज बेटर देन इन्फ्लेशन, वो आपके लिए है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में जैसे बैंक डिपॉजिट वगैरह भी होते हैं तो इट्स नॉट अ बैड डील कि आप उसमें भी जाएं, और एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में भी या अपनी जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको किसी किसी फॉर्म में उस पर कुछ ना कुछ रिटर्न्स अर्न करते रहें। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कंसिडरेशन होनी चाहिए? सबसे एज स्टेज बड़ी मैटर करती है, आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होती है, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं आपकी रिस्क एपेटाइट कम होती जाती है। तो वो आपको जरूर रखना चाहिए कि जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो शायद आप जो है वो रिटायरमेंट के क्लोज टाइम पर जो है वो आप किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट के अंदर
इन्वेस्टमेंट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। यंग होते हैं, यू कैन टेक रिस्क, यू कैन अगेन रिकूप योर इन्वेस्टमेंट, लॉस हो जाता है दोबारा कमा लेंगे, दोबारा बचा लेंगे। लेकिन अगर आप बूढ़े हो गए तो फिर आप उस वक्त ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। इसी तरह परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ या सेविंग्स, किसी आदमी के लिए 1 लाख बड़ी बात है, किसी करोड़ जो है वो बड़ी बात होगी, किसी के लिए 1 करोड़ भी बड़ी बात नहीं होगी। तो ये मैटर करता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वो आपकी टोटल सेविंग्स का कितना परसेंट है, रादर देन कि आप अमाउंट को एब्सोल्यूट फॉर्म में उसको जो है वो देखें। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किस एवेन्यू के अंदर कितना जा रहा है, किधर जा रहा है, वो तमाम चीजें, परसेंटेज और अमाउंट दोनों चीजें आपके लिए अमाउंट की कितनी इन्वेस्टमेंट है ये साइकोलॉजिकल है। जैसे मैंने कहा, हर शख्स के लिए एक इन्वेस्टमेंट की डिफरेंट वैल्यू है, एक अमाउंट की डिफरेंट वैल्यू है, तो वो आप देखेंगे। टाइम होराइजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लॉन्ग टर्म सेव करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बताया कि बैंक या म्यूचुअल फंड हैं, ये एक अच्छा एवेन्यू है। मीडियम टर्म में गोल्ड भी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है प्रॉपर्टी आपके लिए एक अच्छा एवेन्यू है, स्टॉक मार्केट अच्छा एवेन्यू है, इसमें आप जा सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क एपेटाइट। आप खुद अपने बेहतरीन जज हैं कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है। अगर आप ये सोच कि अच्छा मैंने प्रॉपर्टी ली, इन्वेस्टमेंट की, या मैंने कोई और की, और अगर खुदा ना खास्ता ये पूरी की पूरी रकम डूब जाती है, तो क्या आप उस सदमे से अपने आप को बचा सकेंगे, या आप जो है वो हार्ट अटैक हो जाएगा आपको, या आपकी तबीयत खराब हो जाएगी? हर एक शख्स डिफरेंट रिस्क एपेटाइट होती है, तो वो आप खुद इसके बेस्ट जज हैं कि आप अपनी रिस्क एपेटाइट को देखते हुए जो एवेन्यू की सिलेक्शन है वो करें। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट नहीं है तो स्टॉक मार्केट में ना जाएं, आप जो है किसी एवेन्यू में ना जाएं जिसमें लॉस हो सकता है। जहां रिस्क ज्यादा होता है वह रिटर्न, अगर आप रिस्क एपेटाइट कम है तो आप लो रिस्क लो रिटर्न एवेन्यूज के अंदर जाने की कोशिश करें। ये एक छोटा सा हमने एक इंडिकेटर बनाया है कि फॉर एग्जांपल आप 27 साल के हैं, फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं, आप जॉब स्टार्ट की आपने, तो आपका टिपिकली रिस्क टॉलरेंस हाई होना चाहिए, जरूरी नहीं कि हो, लेकिन होना चाहिए। और आपको अपनी मेजर इन्वेस्टमेंट जो है वो फंड में, इंश्योरेंस में आप डाल सकते हैं, प्रॉफिट डाल सकते हैं, लेकिन जब आप फ्रेश होते हो आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। साथ ही साथ जो है आप 25% जो है 25% अपनी जो सेविंग है वो गवर्नमेंट सेविंग में या बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, इनकम फंड में रख सकते हैं। जब आप 40 साल के हो जाते हैं, आप स्टेबल जॉब पे हो जाते हैं, बच्चों की एजुकेशन और शादी की फिक्र शुरू हो जाती है, फिर आपकी रिस्क टॉलरेंस जो है थोड़ी सी दरमियानी लेवल पे आ जाती है, और आप जो है वो प्रॉपर्टी में या इंश्योरेंस में या स्टॉक्स में जो 50% तक जाएं, इससे ज्यादा ना जाएं। बाकी जो है वो आपके सेफ एवेन्यूज में पड़ी होनी चाहिए, बैंक या गवर्नमेंट सेविंग है। जब आप 57 ईयर्स क्लोज टू रिटायरमेंट हो जाएं, तब आपकी रिस्क टॉलरेंस लो हो जानी चाहिए, और आपकी जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो आपकी बैंक्स में, सेविंग में या इनकम फंड में होनी चाहिए, या प्रॉपर्टी में भी ऑलरेडी है तो वो हो सकती है। लेकिन अदरवाइज नहीं करने जा रहे हैं तो वो आपकी जो है वो एक लो पोर्शन होना चाहिए आपकी टोटल सेविंग्स का, स्टॉक्स में, प्रॉपर्टीज में, इंश्योरेंस में। कुछ हमने बात की थी कि जब हम फ्रॉड्स की बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं किसी एवेन्यू में तो उसको समझें कि वो जो है एक रजिस्टर्ड चैनल हो, या प्रॉपर उसका जो है पेपर ट्रेल अवेलेबल है, उस फॉर्म में जाएं। अगर आपको कोई कहता है कि जी मैं जो है वो प्राइस बॉन्ड्स खरीद के जो है वो उसमें जो है वो पर्ची आपको दे दूंगा, या मैं जो मुझे 2 डबल चार्ज जिसको कहते हैं कि अभी 2 और 1 महीने बाद डबल ले लेना, लेकिन कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई उसके पास लाइसेंस नहीं है, इस तरह के एवेन्यूज आर नॉट गुड। स्पेशली पाकिस्तान में जितने फाइनेंशियल सेक्टर हैं वो तमाम के तमाम जो है वो एससीसीपी से रेगुलेट होते हैं, या स्टेट बैंक से रेगुलेट होते हैं, या फिर स्टेट और कोई डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडी है उससे होंगे। तो उसकी जो है वो कोई ना कोई ऐसी वेबसाइट होती है या कोई ऐसी बॉडी होती है जो आपको बताती है कि वो ये रजिस्टर्ड है कि नहीं। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स हैं या और दूसरे इंश्योरेंस कंपनी है, ये सब एससीसीपी रेगुलेट करता है, तो एससीसीपी की वेबसाइट पर उनके नाम लिखे हुए होते हैं। सो मच सो कि जब आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो अगर कोई इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है म्यूचुअल फंड्स का, उसकी भी जो है वो एससीसीपी की वेबसाइट पे उसके नाम लिखा होगा लाइसेंस होल्डर का, ये लाइसेंस है या नहीं है, या कंपनी जो है वो है कि नहीं है। इसी तरह जब आप डील कर रहे हैं, पेपर वर्क कंप्लीट रखें, कोई अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में जाने से गुरेज करें। अगर कोई आपको ये कहता है कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करो, बस ये चांस की डील है, तो इसका मतलब इसमें रिस्क है। हमेशा अपना टाइम लें, अपने घर वालों से या जो आपके इर्द गिर्द जो समझदार लोग हैं जो उसके उस एवेन्यू में आप समझते हैं कि वो बेहतर के अंडर से डिस्कस करें, मशवरा करें, उसके बाद ही उसमें जाएं। कभी भी फॉरेन से जो है वो उस पर अगर कोई आपको कह रहा है तो उस पर ना करें। इसी पर कैश हैंडलिंग पे ना जाएं,
जिस ट्रांजैक्शन की बैंकिंग ट्रेल है उस तरह की चीज़ों में ना जाएं। हमेशा कोशिश करें कि क्रॉस चेक्स दें ताकि जो है उसका कोई एविडेंस हो डॉक्यूमेंट्री और आप उसको ट्रैक करवा सकें, या लीगली आपकी कोई डिस्प्यूट होता है तो आप उसको साबित कर सकें। तो कोई भी आपको जो है ये कहता है कि जो हाई रिटर्न होगा और कोई रिस्क नहीं है, जो मैंने जैसे कहा डबल चाह हमारे यहाँ सोसाइटी में बड़ा कॉमन है कि ये दे दो और इतने टाइम में डबल कर दूंगा, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न। और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, वेस्ट में भी इस तरह के बहुत सारे वेंचर्स हैं जिसमें जो फ्रॉडलेंट स्कीम साबित हुई हैं। तो आपने हमेशा यही देखना है कि हर एवेन्यू का एक टिपिकल रिटर्न होता है, उससे एक्सीड अगर कोई कर रहा है तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त बैंक के डिपॉजिट रेट फॉर एग्जांपल अगर 7% है और आपको कोई म्यूचुअल फंड वाला भी आके कहता है कि जी मैं आपको इस रिटर्न पे आपको 10% या 11% मिलेगा, तो इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो कोई भी जब ये आपको प्रॉमिस कर रहा है तो आप देखें कि क्या वो रजिस्टर्ड है और क्या वो राइटिंग में ये लिख के दे रहा है, और उसके पीछे जो उसकी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है वो क्या है। क्योंकि अगर प्रैक्टिकली एक म्यूचुअल फंड है, वो अगर इनकम फंड है, वो 7% बैंक दे रहा है आपको, तो हो सकता है उसको 8% दे दे, 8.5 दे दे, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। इसी तरह स्टॉक मार्केट अगर जो है वो उसका टिपिकल रिटर्न 30-40% है और एक बंदा आपको कहता है मैं 100% आपको बना के दूंगा, मेरे पास ये पैसे दे दो, मैं स्टॉक मार्केट में लगाता हूँ और मेरी सारी डील सही होती है, तो देयर इज नो सच एवेन्यू जो कि जिसको लाइसेंस किया गया हो, अप्रूव किया गया हो कि वो इस तरह से लोगों से पैसे ले और वो डिस्क्रिशनरी बेसिस पे मैनेज करे, अनलेस कि वो स्टॉक का जो है वो खुद लाइसेंस होल्डर है। लेकिन वो भी आपको राइटिंग में लिख के नहीं दे सकता कि मैं आपको 100% बना के दूंगा। तो इस तरह की चीजों से जो प्रॉमिसेस होते हैं उससे गुरेज करें, और जो चीज जिसकी कोई प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है उसमें जाएं, इस तरह की चीजों में ना जाएं। ओवरली कंसिस्टेंट रिटर्न को कह रहा है कि जी मैं तो हर महीने इतने बना के दे दूंगा और ये हो जाएगा, अनलेस वो अगेन कहा जैसे कि अदर से गुरेज करें। अच्छा, इसी तरह से जो है वो अगर कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर भी दी है और अब आपको उसमें जो है वो ये कहता है अच्छा मैं कल दे दूंगा, चेक परसों दे दूंगा, एक हफ्ते बाद दे लेना, थोड़ी रकम फंस गई है, तो इसका मतलब भी यही होता है कि वहां पर उसको मसले होना शुरू हो गए। उसमें भी जो है आप कोशिश बाहर आ जाए। ठीक है जी। तो ये कुछ अर्ली वार्निंग्स है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी सेविंग्स को, जमा पूंजी को कहीं लगा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के लगाएं। ऐसा ना हो कि ज्यादा मुनाफे के चक्कर में जो आप अपना असल है उससे भी हाथ धो बैठे। तो दिस कंक्लूड्स आवर प्रेजेंटेशन।